अलोहा, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफ़िकल्टी इन एटीट्यूड चेंज एंड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। इससे पहले के वीडियोस में हम एटीट्यूड क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसका विकास कैसे होता है तथा उसे क्या चीज़ परिवर्तित कर सकती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके परिवर्तन में मदद करते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है जहाँ मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है। तो आज हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो परिस्थितियाँ हैं जब मनोवृत्ति परिवर्तन बहुत मुश्किल हो जाता है या नहीं होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फैक्टर्स दैट इंटरफियर इन एटीट्यूड चेंज। हम यहाँ पर उन फैक्टर्स को देखेंगे जो मनोवृत्ति परिवर्तन में बाधक होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार जैसे हमने पहले आवश्यकता की पूर्ति या लर्निंग या और भी कई सारे फैक्टर्स, चेंज इन रेफरेंस ग्रुप, ऐसे कई सारे फैक्टर्स देखे हैं जिनकी वजह से मनोवृत्ति परिवर्तन होता है। लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो क्या वो परिस्थितियाँ होंगी? पहली है रिएक्टेंस या प्रतिघात। If a communicator forces the other person to change his or her attitude in a specific way or in a certain way, it becomes difficult. जब कोई व्यक्ति अपने विचार या मत को स्वीकार कराने के उद्देश्य से सामने वाले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति पर अधिक बल डालता है तो मनोवृत्ति परिवर्तन मुश्किल होता है और सामने वाला व्यक्ति अपने जो दृढ़ विचार हैं उनको और ज़्यादा दृढ़ कर लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं आपको किसी खास विषय या व्यक्ति के बारे में खास तरीके की मनोवृत्ति बनाने पर जोर दूं तो आप मेरे विचारों को मानने की अपेक्षा आप उसके बारे में जो मनोवृत्ति रखते हैं उस पर ही दृढ़ बने रहेंगे और मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं होगा। इसको एक साधारण से उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। जब कोई दुकान वाला अपना पसंदीदा रंग या अपना पसंदीदा प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश करता है और आपको प्रेशराइज करता है इन सम अदर वेज कि ये बहुत अच्छा लग रहा है या यही आप ले लीजिए, ये ब्रांड बहुत अच्छा है, इस तरीके से। तो होता ये है कि हम उस वस्तु को न लेकर दूसरी वस्तु जिसके बारे में हम मन बना के आए थे तो उसी पर ही स्टिक करते हैं और उसे लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर वो हमसे अपने पसंद का काम करवाना चाहता है और हमारी मनोवृत्ति में उस खास वस्तु के प्रति एक फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप करना चाहता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं मानते हैं। होता ये इस वजह से है कि हर व्यक्ति अपने जितने भी निर्णय हैं उसमें स्वतंत्रता चाहता है, वह अपने निर्णय खुद लेना चाहता है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति उस पर बहुत ज़्यादा जोर देता है कि आप इसे नहीं दूसरा कोई निर्णय ले, तो इससे व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता पर खतरा महसूस होता है और वो इस खतरे से बचने के लिए अपनी जो मनोवृत्ति है उसे और ज़्यादा दृढ़ कर लेता है। तो जितना ज़्यादा सामने वाला व्यक्ति जोर देगा विपरीत मनोवृत्ति विकसित करने के लिए, उतना ही ज़्यादा प्रतिघात की परिस्थिति होगी, यानी मनोवृत्ति परिवर्तन कम से कम होगा। नेक्स्ट इज फोर वार्निंग। जब व्यक्ति किसी समस्या या विषय को महत्वपूर्ण समझता है और पहले से उसे किसी तरह यह पता हो जाता है कि जो सूचना हमें उपलब्ध कराई जा रही है या कम्युनिकेटर जो कह रहा है उसका उद्देश्य हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन है, तो वह उस तरीके के विचारों से प्रभावित नहीं होता है। व्हेन वी नो दैट स्पीच, टेप्ड मैसेज और रिटन अपील इज़ डिज़ाइन टू अल्टर आर व्यूज़, जब हमें सामने वाले का उद्देश्य पता चल जाता है कि ये हमारे विचारों में परिवर्तन करना चाहता है, तो संभावना इस बात की होती है कि मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं होगा या बहुत कम होगा। नेक्स्ट इज एटीट्यूड इनोकुलेशन। इसे मनोवृत्ति टीका भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट और इस टर्म का प्रतिपादन 1969 में मैकगुरी ने किया था। ये एक टेक्निक है टू डेवलप इम्यूनिटी इन एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द अटेम्प्ट टू चेंज हिज और हर एटीट्यूड। जब सब व्यक्ति की मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए कोई प्रयास किया जाता है तो उसके प्रति व्यक्ति में एक प्रतिरोध या जिसे हम कह सकते हैं इम्यूनिटी डेवलप करने की एक
टेक्निक है। थ्रू एक्सपोजिंग हिम टू माइल्ड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिज प्री एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, उसके लिए होता क्या है कि व्यक्ति में हल्के फुल्के तरीके से उसमें जो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है, उससे विपरीत विचारों से उसे अवगत करा दिया जाता है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको मनोवृत्ति टीका इसलिए कहा जाता है कि टीकाकरण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि मेडिकल में कि जो टीका होता है उसके थ्रू माइल्ड वायरस जो होता है उसे बॉडी में भेज दिया जाता है ताकि वो बॉडी उसके लिए रिएक्ट करना शुरू करे, उसके प्रति प्रतिरोध खुद वो विकसित करे, ताकि जब उसका विस्तृत या बड़ा रूप उसके सामने आए तो वो उसे समझे कि अब उसे किस तरीके से प्रतिक्रिया देनी है। इस तरीके से टीकाकरण की प्रक्रिया होती है। तो मनोवृत्ति टीकाकरण में भी यही होता है कि व्यक्ति को जो उसमें उपस्थित विचार हैं उसके विपरीत विचारों से हल्के फुल्के ढंग से आर्ग्यूमेंट के थ्रू उसे अवगत करा दिया जाता है कि इसके बारे में ये बातें हो सकती हैं। और जब व्यक्ति को वास्तविक जो परसुएसिव कम्युनिकेशन दिया जाता है और उसको उसके जो एग्जिस्टिंग विचार हैं उसके विपरीत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है तो उसके पास एक बहुत उसमें उन विचारों के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है और उसके पास काफ़ी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि वो जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसका वो विरोध कर सके। और जब वो विरोध करता है तो एटीट्यूड चेंज जो है वो नहीं होता है या बहुत कम होता है। इस तरीके से एटीट्यूड इनोकुलेशन वर्क करता है। इस तरह से रिएक्टेंस, फोर वार्निंग एंड एटीट्यूड इनोकुलेशन 3 वो परिस्थितियां हैं जब मनोवृत्ति परिवर्तन मुश्किल हो जाता है। आइए हम अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड के एटीट्यूड करता क्या है। प्रत्येक मनोवृत्ति व्यक्ति के एक खास उद्देश्य को पूरा करती है और इस उद्देश्य या कार्य के अनुसार ही व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन करता है। किसी मनोवृत्ति में परिवर्तन करने से पहले व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि इस मनोवृत्ति का महत्व या कार्य उसके लिए क्या है और मनोवृत्ति किस तरह से काम करती है। इसको सिद्धांत के स्वरूप में काज ने प्रस्तुत किया था, जिनकी थ्योरी को फंक्शनल थ्योरी कहा जाता है। तो सबसे पहला फंक्शन जो हम देखते हैं दैट इज इंस्ट्रूमेंटल और इंस्ट्रूमेंटल एडजस्टिव और यूटिलिटेरियन फंक्शन। इस तरह के कार्य से तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति अपने व्यवहारों द्वारा पुरस्कार पाने की कोशिश करता है और दंड पाने की संभावना से अपने आप को दूर करता है। फलस्वरूप वह उन परिस्थितियों और व्यक्तियों के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति विकसित कर लेता है जिससे उन्हें पुरस्कार मिलता है और जिससे उन्हें दंड मिलता है उसके प्रति वो विपरीत या प्रतिकूल मनोवृत्ति बना लेता है। और इस तरह एक व्यक्ति या वस्तु के प्रति खास मनोवृत्ति विकसित कर कोई भी व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करता है या दंड से अपने आप को छुटकारा दिलाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज ईगो डिफेंसिव फंक्शन। एक खास मनोवृत्ति विकसित करके व्यक्ति अपने आप को वातावरण के दुखदाई या अनप्लीजेंट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में सच्चाई से उत्पन्न दुखदाई भावों से अपने आप को बचा लेता है। ईगो डिफेंस वो टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हम अपना कर अपने ईगो को जो थ्रेट्स होती हैं या जो हमें चिंता उत्पन्न करती हैं, जो परिस्थितियां, जो विचार, उनसे हम अपने आप को बचा लेते हैं। तो एटीट्यूड का कार्य भी ईगो डिफेंसिव है। जैसे बहुत कोशिश करने के बाद भी यदि किसी छात्र को अपने प्रोफेसर से छुट्टी नहीं मिलती है तो उसमें एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो वो कहते हैं कि प्रोफेसर ही ख़राब है और ऐसे व्यक्ति के पास हमें नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने ईगो को बचा लिया है उस स्ट्रेस से प्रोफेसर के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करके। नेक्स्ट इज वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मूल्यों के अनुकूल मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है तो उससे उसमें संतुष्टि की उत्पत्ति होती है।
अतः मनोवृत्ति का एक कार्य यह भी है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत मूल्यों के अनुकूल व्यवहार या मूड में परिवर्तन करने के लिए वो प्रेरित करती है। जैसे धार्मिक मूल्य अगर अधिक है किसी व्यक्ति में तो वो उससे संबंधित कार्य करने की प्रेरणा उसमें ज़रूर रहेगी और इन कार्यों के प्रति वह एक अनुकूल मनोवृत्ति बनाए रखेगा। नेक्स्ट इज नॉलेज फंक्शन। किसी वस्तु या घटना के प्रति एक उचित मनोवृत्ति विकसित कर व्यक्ति अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाता है और यदि इस भंडार के अनुभवों में कहीं कोई इनकंसिस्टेंसी होती है तो अनुभवों के तत्वों में परिवर्तन कर उसमें वो तुरंत ही सुधार कर लेता है। इस तरह से ये कुछ खास फंक्शंस हैं एटीट्यूड के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।